तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सामान्य ज्ञान से कुछ एमसीक्यूज़ को जानेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। कहीं भी आपको जीके पूछता है वहाँ पे आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। अब आपको पता भी होगा दोस्तों कि पैरामेडिकल जो पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में वो 20 एमसीक्यू देखने को मिलता होगा, ठीक है। अब 20 एक एमसीक्यू आपको 5 मार्क्स का होता है, तो 20 25 100, यानी कि जीके आपको 100 नंबर दिलाएगा। और जीके का लगभग दोस्तों मीडियम लेवल का क्वेश्चन आता है, ना ज़्यादा हार्ड आता है और ना ज़्यादा आसान आता है। तो आपको इस पर थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है और फिर उसके बाद आपका जीके में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो आई होप आप सभी लोग समझ रहे होंगे मेरी बातों को। तो जल्दी से एक बार तेज़ी से इस लिंक को शेयर कर दीजिए। हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जैसा कि मैं बताता हूं कि प्रतिदिन 8 बजे क्लासेस मिलेगी आपको हमारे इस चैनल पे। तो आप लोग डेली 8 बजे शाम में हमारे साथ रेडी रहना। और साथ ही दोस्तों, जो लोग टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए तो जा करके ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर मैं पहले ही बता देता हूँ क्लास होने के 10 घंटा 9 घंटा पहले ही कि आपका किस सब्जेक्ट का आज क्लास होने वाला है। जैसा कि मैंने टेलीग्राम पे आपको बता दिया था कि सामान्य ज्ञान का एमसीक्यू का टेस्ट होने वाला है यूट्यूब चैनल पर। तो आई होप आप सभी लोग हमारे साथ पूरे काम को निपटा करके बैठते होंगे, ना कोई टेंशन के साथ, एकदम फ्री माइंड के साथ। इससे क्या होगा, मान लीजिए जो क्वेश्चन आपको नहीं याद रहता है वो याद भी हो जाता है यहाँ के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए, और वीडियो को लाइक और शेयर नहीं की तो शेयर कर दो, शेयर कर दो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों, आ गया। कहता है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया है। हाँ जी, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी है श्रावस्ती, ऑप्शन नंबर सी है सारनाथ, ऑप्शन नंबर डी है बोध गया। क्या होगा राइट आंसर, आप सब लोग कमेंट में पूरा पूरा उत्तर करिए। चलिए, हाँ जी, क्या होगा राइट आंसर। जो लोग दोस्तों, हाँ जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे हैं उनका राइट है, ठीक है। क्या होगा, सारनाथ। तो दोस्तों, जो पिछला टेस्ट हुआ था उसमें दोस्तों अफसोस से, मुझे बहुत ही अफसोस से कहना पड़ रहा है कि 15 में 14 मार्क्स तक लाए स्टूडेंट। कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं था जो 15 में 15 लाया है। तो आई होप आप सभी लोग इस टेस्ट में 15 में 15 लाइएगा, ठीक है। मुझे आशा है कि आप सभी लोग इस टेस्ट में 15 में 15 लाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों ने 15 में 14 अंक लाए थे, ठीक है। जैसे श्वेता सिंह हो गए और भी बहुत सारे विद्यार्थी थे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसका राइट आंसर तो हो गया ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है दोस्तों, आप सभी लोग बताइएगा, महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था उस उपदेश को हम लोग क्या कहते हैं। यानी कि महात्मा बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश, ठीक है, उपदेश को क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं। जल्दी से बताइए तो, क्या कहते हैं, कमेंट में बताइए, पूछता है एग्जाम में। हाँ जी, क्या हो जाएगा। जो लोग दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन बता रहे हैं उनका राइट है, ठीक है। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या होता है, धर्म चक्र प्रवर्तन एक ही लाइन में होता है, ठीक है। वो पहला उपदेश का नाम है, महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया था सारनाथ में, उसी का नाम क्या रखा है, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ रहा है, रेडी हो जाइए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया। हाँ जी, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर ए है 269 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 261 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 324 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है 326 ईस्वी को। सॉरी, ईसा पूर्व में, सारा ईसा पूर्व में, सॉरी ईसा पूर्व में हो जाएगा, ठीक है। कब किया था अशोक ने कलिंग पर आक्रमण, कब किया। हाँ जी, याद होना चाहिए दोस्तों, क्या होगा राइट आंसर। तो जो लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका राइट है, 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, ठीक है। कलिंग पर आक्रमण किया था और उसी के कलिंग के युद्ध के उपरांत अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। आपको पता होगा अशोक
कलिंग के युद्ध से पहले बहुत ही क्रूर शासक था, एकदम दया नाम की चीजें नहीं थी इसमें। जैसे ही कलिंग पर युद्ध हुआ, उस युद्ध क्षेत्र में अशोक स्वयं वहां पे गए तो बहुत सारे लोगों को घायल अवस्था में देखकर उनका हृदय जो था पिघल गया, एकदम पूरा एक तरह से रोने की अवस्था में हो गए थे। और वहीं से उन्होंने बौद्ध धर्म धारण कर लिया था और उसके बाद उनको प्रजा के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होने लगा और धीरे धीरे उन्होंने प्रजा के लिए बहुत कुछ किया। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्तों डिवाइन कॉमेडी। ठीक है, यहाँ से डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने लिखा। देखिए डिवाइन कॉमेडी एक काव्य है जो कि किसने लिखा। तो ऑप्शन नंबर ए है दांते, ऑप्शन नंबर बी है थॉमस मोर, ऑप्शन नंबर सी है पेट्रॉक, ऑप्शन नंबर डी है मैकिएवली। हाँ जी, किसने किया था, जल्दी से बताइए। चलिए मिलाइएगा सभी लोग मिलाइएगा। देखिए डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य है। ठीक है, डिवाइन नामक कॉमेडी काव्य को लिखने वाले कौन थे दोस्तों, तो वो थे दांते। जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका राइट है, बहुत अच्छा। क्या हो जाएगा, दांते जी थे। ठीक है, याद रखिएगा, जिनको नहीं पता है वो लोग तो याद करते चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है लाल कुर्ती। ठीक है, लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया। देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, 10वां में भी पढ़ना था आपको ये हिस्ट्री के। ऑप्शन नंबर ए है मेजनी, ऑप्शन नंबर बी है गैरीबाल्डी, ऑप्शन नंबर सी है कैवूर, ऑप्शन नंबर डी है विक्टर इमैनुअल। हाँ जी, किसने लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किया था। तो आप सभी को याद रहना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो बता रहे हैं गैरीबाल्डी। ठीक है, बी जो बता रहे हैं उनका राइट है। ठीक है, बी वाले का राइट है दोस्तों, याद रखिएगा। अब देखिए अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपका एग्जाम में मेजनी से रिलेटेड। ठीक है, आंसर मैं बता दिया हूँ मेजनी से रिलेटेड कि इटली का तलवार किसे कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है इटली का तलवार किसे कहा जाता है। आप लोग कमेंट में उत्तर देना। ठीक है, लाइव कमेंट में नहीं, कमेंट में उत्तर देना क्या होता है। ठीक है, ये आपके लिए एक HW रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है लाल ग्रह किसे कहा जाता है। यहाँ पे देखिए लाल ग्रह किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है शुक्र को, ऑप्शन नंबर बी है अरुण को, ऑप्शन नंबर सी है मंगल को, ऑप्शन नंबर डी है वरुण को। दोस्तों आप सभी लोग एकदम राइट इसका उत्तर करिएगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इसका 100% सभी लोग सही बताओगे। देखिए अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी घुमा देगा, लाल ग्रह किसे कहा जाता है, इसका अगर आप लोग बता दिए और यहीं पे कह देगा रेड प्लांट। ठीक है, क्या लिख देगा, रेड प्लांट, अंग्रेजी में लिख देगा रेड प्लैनेट नेट, इस तरीके से रहेगा, तब भी कंफ्यूजन है, यानी लाल ग्रह। और इंग्लिश में आपको ऑप्शन भी दिया हुआ रहेगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो लोग ऑप्शन नंबर सी मंगल बता रहे हैं उनका राइट है, और मंगल को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, मार्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मार्स कहते हैं, और ये भी ऑप्शन में रहेगा तो आपको मार्स को ही मारना है। ठीक है, कोई भी तरह का कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, रेडी हो जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आगे कहता है किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है। ऑप्शन नंबर ए आपके सामने है घूर्णन, बी है प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर सी है भ्रमण, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। हाँ जी, क्या होगा, घूर्णन, परिक्रमण, भ्रमण या सभी, क्या होगा, दिन रात किसके कारण होता है पृथ्वी पर। तो चलिए क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, क्या होगा, हाँ जी, जो लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं उनका राइट है, घूर्णन के कारण क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी पर दिन और रात होता है। बहुत अच्छा, जो लोग ए बता रहे हैं उनका सही है। ठीक है, अब देखिए अब अगला क्वेश्चन आ जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, बताइएगा आप सभी लोग, किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, अब देखिए ऋतु परिवर्तन बताइए, ऋतु परिवर्तन होता है किसका कारण। अब क्वेश्चन पूछेगा कि ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है, तब बताइएगा कोची, बताइए तो जल्दी से आंसर में।
हाँ जी, क्या हो जाएगा, ऋतु परिवर्तन कर रहा है दोस्तों। तो ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा परिक्रमण के कारण, ठीक है। घूर्णन के कारण दिन रात होगा और परिक्रमण के कारण क्या होगा, ऋतु परिवर्तन होगा। बहुत अच्छा, हाँ जी। इसी तरीके से आप सभी लोग मेहनत करते रहिए और आपको कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं होगा दोस्तों मेहनत करने वालों के लिए कि वो एग्ज़ाम में सफल ना हो। जो लोग मेहनत करेंगे उनका फल ज़रूर मिलेगा, भले ही देर से मिले लेकिन मिलता है ज़रूर। याद रखिए, कभी भी निराश मत होइएगा कि मैंने ये काम किया तो नहीं हुआ, होगा, एक समय होगा, बस लगन के साथ लगे रहो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या है। अब देखिए संविधान में जो मूल कर्तव्य है उसकी संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी है 11, ऑप्शन नंबर सी है 12, ऑप्शन नंबर डी है 13। मूल कर्तव्य यानी कि दोस्तों जो सभी नागरिकों के लिए होना चाहिए, अनिवार्य है, ठीक है। क्या होगा राइट आंसर, आप सभी लोग उत्तर बताइए। और अभी तक से दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करते। यार लाइक और शेयर करने में क्या जाता है आपको, एक तो लाइक तो बनता है आपके लिए, मैं इतना मेहनत करता हूं तो आप लोग एक लाइक तो दे सकते हो। लाइक देना, कमेंट में बताना। चलिए तो इसका आंसर देखिएगा, आप सभी लोग मिलाते चलिएगा। देखिए जो लोग ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हैं सभी लोग, हाँ क्या होगा, ये जो बता रहे हैं उनका राइट है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 10 है। याद रखिए मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है संविधान में, तो 10 है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए हाँ जी, ए वाले का बहुत अच्छा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और साथ ही दोस्तों एग्जाम में पूछा गया, 2-3 बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है। देखिए राष्ट्रपति का है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने, ऑप्शन नंबर ए है 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी है कोई सीमा नहीं है। हाँ जी, क्या होगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल यानी कि काम करने की जो दिन होती है, कितना दिन तक राष्ट्रपति काम कर सकता है, एक पार्टी का कितना दिन तक काम करेगा लोकतंत्र में। हाँ जी बहुत अच्छा, हाँ जी क्या होगा राइट आंसर, सभी लोग बी बता रहे हैं, बहुत अच्छा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 वर्ष, ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 वर्ष तक होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। कितना वर्ष तक होता है, 5 वर्ष तक। अब देखिए क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ देगा कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल अवधि कितनी होती है, तो आपको याद रखना है हमेशा, किसी भी का पूछे, किसी का भी मैक्सिमम 5 वर्ष है, मिनिमम में तो आप ज्वाइन किए राष्ट्रपति और आपको मन कर रहा है हटने के लिए तो आप अभी हट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम 5 वर्ष तक आप लोग बन सकते हैं, फिर उसके बाद फिर से चुनाव होगा, फिर से आपको बनाया जाएगा। यदि आपका वोट ज़्यादा होगा तो आप बनिएगा और नहीं तो फिर दूसरे कोई को सांसद बनाएगा राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री को तो हम लोग चुनते हैं, मुख्यमंत्री को हम लोग ही चुनते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति को सांसद चुनती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भारत में, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई। देखिए भारत में पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कब शुरू की गई। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, फटाफट आंसर करिए। ऑप्शन नंबर ए है 1 अप्रैल 1950 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी है 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 1952 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर डी है 1 अप्रैल 1953 ईस्वी को। क्या होगा, हाँ जी, भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई दोस्तों वो कब की गई थी, तो वो की गई थी, हाँ जी क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो बता रहे हैं उनका राइट है, 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को, ठीक है। कब, 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी या शुरू की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा, याद रहेगा ना। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी, तो 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को। कोई भी एग्जाम हो, ITI के भी एग्जाम में जीके पूछता है दोस्तों, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आ गया, कहता है बिक्री कर कौन लगाता है। हाँ जी, जो बिक्री कर होता है यानी कि सेलिंग टैक्स कह सकते हैं, कौन लगाता है। ऑप्शन नंबर ए है केंद्र सरकार, बी है राज्य सरकार, सी है ग्राम पंचायत, डी है उपयुक्त में से सभी। हाँ जी क्या होगा, बिक्री कर कौन लगाता है दोस्तों, तो आप सभी को मालूम रहना चाहिए, ठीक है।
हाँ जी, क्या होगा राइट आंसर? तो सभी लोग देखिएगा, मिलाते चलिएगा। देखिए केंद्र सरकार यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि जो बिक्री कर लगाता है वो राज्य सरकार लगाता है, ठीक है, याद रखिएगा। जो लोग राज्य सरकार यानी कि ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका राइट है, बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ जी, क्या हो जाएगा? राज्य सरकार होगा, याद रखिए। नहीं पता है तो याद कर लो बाबू, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज क्योंकि ला रहा हूँ मैं ऑब्जेक्टिव का, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। 20 क्वेश्चन है ना, 20 क्वेश्चन है ना, तो 20 में से मान लो 10 क्वेश्चन तो यहाँ से सारे वीडियो में से कहीं ना से कहीं से मिल जाएगा आपको। तो बस आपको हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहना, याद तो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। और 10 में से 5-6 गो तो आपको प्रीवियस ईयर रहेगा, तो उस वीडियो को भी देख लेना प्रीवियस ईयर वाला, उससे भी यानी 15 MCQ क्लियर। अब 15-75 नंबर क्लियर जीके से। अभी और सब्जेक्ट बाकी है, जिंदाबाद कर देगा, रैंक उठा देगा, है ना। क्या हिंदी से जब ये जीके से 75 नंबर मिल गया, हिंदी से बहुत कुछ मिल जाएगा, मैथ से और बहुत कुछ मिलेगा। टारगेट रखना है 75 में 75 मैथ में, क्योंकि आपको 100% सही होगा। लाभ हानि यही सब तो पूछता है, थोड़े ना भारी पूछता है। और आपको मैं सबका सीरीज ला रहा हूँ, धीरे धीरे आपको मैथमेटिक्स का भी क्लास मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी लोग कहते हैं मुझसे कि सर मैथ का क्लास लाइए। हाँ जी, मैथ का क्लास मिलेगा, आपको मिल भी रहा होगा धीरे धीरे, मगर मिल रहा है। मैथ का क्लास जब भी आएगा दोस्तों तो सुबह में 8 बजे आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? क्वेश्चन नंबर 11 है। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए कहता है जापान, बी कहता है वर्मा, सी कहता है सिंगापुर, ऑप्शन नंबर डी कहता है इंग्लैंड। देखिए जापान में हिंद फौज की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो किनके द्वारा हुआ था ये भी आपको पता होगा। देखिए कहाँ हुआ था इसको जान लीजिए, मिलाइए सभी लोग मिलाइए। जो लोग ऑप्शन नंबर सी बताएं उनका राइट है, सिंगापुर में हुआ था, ठीक है, सिंगापुर में हुआ था, याद रखिएगा। और किनके द्वारा हुआ था बताइए तो आप सभी लोग। हाँ जी, किनके द्वारा हुआ था? हाँ, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुआ था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? यानी कि नारा है दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा किन्होंने दिया? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी बिपिन चंद्र पाल, सी ए गोपाल कृष्ण गोखले और डी ए बाल गंगाधर तिलक। आपको पता होगा और मुझे आशा है कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन का 100% रिजल्ट आएगा। मेरे को पता है कि सभी विद्यार्थी लोग 100% रिजल्ट देंगे इस क्वेश्चन का, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी लोग गलत भी कर देते हैं, कोई ए कोई बी बता देते हैं। तो ऐसा नहीं करना। इस क्वेश्चन का क्या आना चाहिए? हमेशा डी आंसर आना चाहिए, ठीक है। क्या होंगे? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा। जन्म मेरा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक, यानी कि बाल जी ने, इनका शॉर्ट नेम बाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे दोस्तों कहता है असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ कर दिया गया दोस्तों? ये आंदोलन बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है हमारे देश के आज़ाद होने में। ऑप्शन नंबर ए है 1920 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1930 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1917 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1921 ईस्वी। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। असहयोग आंदोलन ने कह रहा है, तो वो कब हुआ था दोस्तों? तो वो हुआ था ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं 1920 ईस्वी में, उस दिन हुआ था, ठीक है। 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। और दोस्तों मालूम है, अगर ये आंदोलन चलते रहता ना, असहयोग आंदोलन, तो हमारा भारत देश कब का आज़ाद हो जाता। मगर चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को भी रोक दिया था। ये आंदोलन नहीं रुकता तो हमारा भारत देश कब का आज़ाद होता? 1947 का वेट नहीं करना पड़ता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, जो होना था हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे दोस्तों, फटाफट आंसर करो। कहता है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र पर आरो की संख्या होती है। अब आरो मतलब क्या होता है जानते हैं? आरो मतलब बताता हूँ, अभी ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर ए है 20, ऑप्शन नंबर बी है 30, ऑप्शन नंबर सी है 24, ऑप्शन नंबर डी है 34। जल्दी से बताइए। देखिए आरो का मतलब क्या होता है? ये हमारा चक्र है, ये हमारा कोई पॉइंट रहेगा चक्र में, और ये जो पाई रहता है ना, ये वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आरो कहते हैं। अब ये वाला के वो रहता है चक्र में,
आपको याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सिंपल प्रश्न है। बताइए तो क्या वो रहता है? हाँ जी, क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? तो वो हो जाएगा 24 गो। ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे हैं उनका राइट है। ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन है, देखे ना किस तरीके से घुमा के पूछ दिया। आरो की संख्या, आप लेकिन कंफ्यूज आ जाएगा कि आरो की संख्या होता कुछ है भैया। तो जो लोग चक्र पे ध्यान दिए होंगे तो वो 24 गो तीली, जिसको हम लोग तीली कहते हैं हिंदी में, ठीक है, तो तीली हो जाएगा, यानी 24 राइट आंसर। ठीक है, अब हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है दोस्तों, आपको पता होगा उसका रेशियो कितना होता है? पता है उसका रेशियो? बताइए तो राष्ट्रीय ध्वज का रेशियो कितना होता है जल्दी से। तो क्या होता है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है हमारा। किसी भी झंडा, छोटा से या बड़ा से, उसका रेशियो हमेशा क्या आएगा? 3:2। ठीक है, यही इसका रेशियो झंडा का। ठीक है, हमारे झंडा का रेशियो है दोस्तों तिरंगा का। हमारा राष्ट्रीय झंडा का नाम क्या है? तिरंगा, जिसमें 3 रंग है, पहला केसरिया, दूसरा श्वेत और तीसरा हरा। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है और हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। याद रहना चाहिए, हरा रंग किसानों की ओर व्यक्त करता है और ऑरेंज जो हमारा केसरिया रंग है वो बलिदान दिए हैं उनकी ओर करता है, और सफ़ेद यानी कि देश में हमारा शांति है। ठीक है, और जो चक्र है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, जो हमारा चक्र है, ये चक्र ये आपको कहाँ से लिया गया है पता होना चाहिए। और जो पैसा पे आप लोग देखते हैं जो शेर बाघ रहता है इसे इसे करके स्तंभ टाइप से, वो कहाँ से है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब नॉलेज आपको रहना चाहिए। अशोक स्तंभ कहते हैं। ठीक, अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो चक्र है हमारा वो अशोक स्तंभ से लिया गया, यानी अशोक का स्तंभ से लिया गया है। अशोक का जो पिलर था उससे लिया गया है, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा। देखिए, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? तो ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष 12 महीना 18 दिन, ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन नंबर सी 3 वर्ष 5 माह 9 दिन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका आंसर आप लोग सही बताना दोस्तों, क्योंकि अपने भारत के संविधान का बात है दोस्तों। आप लोग 100% इसका रिजल्ट दोगे। मुझे चाहिए दोस्तों 100%, और टारगेट है दोस्तों इस बार लाइक का 200 का टारगेट है लाइक का, और आप लोग पूरा करना दोस्तों। 200 लाइक का टारगेट है और 200 लाइक होना भी चाहिए दोस्तों, तब मुझे अच्छा लगता है कि बहुत सारे विद्यार्थी लोग हमारे साथ जुड़े हैं और लाइक भी किए हैं। 200 लाइक है तो उनको मेरा पसंद आ रहा है। ये क्लासेस तो और ज़्यादा लाना चाहिए, इस तरीके से मैं कोशिश करता हूँ। तो चलिए, क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी जो बता रहे हैं उनका राइट है। देखिए, जिनको नहीं पता है वो लोग जान लीजिए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए 1949 में संविधान हमारा बन गया था, मगर लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। ठीक है, लागू किया गया था। हाँ, अब ये किनके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? तो मेनली रूप से जो नेतृत्व किए थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर द्वारा। इससे इनमें बहुत सारे, कम से कम लगता है कि 6 या 7 व्यक्ति ने मिलकर इस संविधान को बनाया था, लेकिन नेतृत्व जिन्होंने किया था वो थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो आज का ये क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो के कमेंट में बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।